स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी तो खारिज कर ही दी, लेकिन अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मालीवाल के साथ मारपीट करने वाले विभव कुमार को साथ लेकर घूमना और उसे संरक्षण देना, बचाव करना, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करना केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। विभव और केजरीवाल के अलावा जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने को कहा। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस घटना का वीडियो फुटेज गायब है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकता है, ये जानबूझकर भी किया गया हो सकता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के पीए के पद से हटाए जाने के बावजूद सीएम आवास में सब उससे आदेश ले रहे थे, जो ये दिखाता है कि वो प्रभावशाली हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को यह बताया कि उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार की धमकियां तक मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी द्वारा इस घटना पर वीडियो बनाने के बाद ये सब हो रहा है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि अगर विभव कुमार बाहर आ जाता है तो उन्हें और उनके परिवार को खतरा है और इस फैसले के बाद विभव कुमार अब दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने को कहा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जाएंगे। महिला आयोग का कहना है कि यह सूचना मिली है कि स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पर पहुंचते ही विभव को फोन कॉल करके बुलाया गया। ऐसे में पता लगाया जाना जरूरी है कि किसके आदेश पर ऐसा हुआ। पुलिस कमिश्नर को रेखा शर्मा ने पत्र भेजा और साथ ही स्वाति मालीवाल को धमकी देने वालों के खिलाफ 3 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में अब यूट्यूबर ध्रुव राठी भी विवादों में घिर गए हैं। स्वाति मालीवाल का दावा है कि ध्रुव राठी ने पिटाई कांड को लेकर एक तरफा वीडियो बनाया, जिसके बाद उन्हें रेप और हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। अब ध्रुव राठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राठी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि दोषी ही विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हर दिन मुझे मौत की धमकी दी जाती है, अपमान किया जाता है, बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। विडंबना ये कि दोषी विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है, जब सब जानते हैं इसके पीछे कौन है। वे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन ये होने नहीं वाला। यदि आप एक ध्रुव राठी को चुप कराएंगे तो 1000 नए उठ खड़े होंगे। जय हिंद। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि उसके चरित्र हनन के लिए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर कैंपेन चलाने जा रही है। स्थिति तब बिगड़ी जब ध्रुव राठी ने उन पर एक तरफा वीडियो बनाया। गालियों से भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट्स साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि मेरी पार्टी के नेताओं और वॉलंटियर्स की ओर से चरित्र हनन अभियान चलाया गया, हत्या और रेप की धमकी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सातवें चरण की वोटिंग के तुरंत बाद इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नतीजे तो 4 जून को आने हैं। जानकारों का कहना है कि नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन के दलों के साथ बैठक कर चुके नतीजों पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस उससे भी बढ़कर सरकार बनाने और पीएम पद पर अपनी दावेदारी रखने के मूड में है। ममता बनर्जी को नतीजों का अंदाजा हो गया है, इसलिए उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने ऐसी ही कोशिश 2019 में की थी, लेकिन तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया था। चुनाव से पहले भी ममता इंडी ब्लॉक की कई बैठकों से नदारद रही। हालांकि ममता की तरफ से बयान आया कि साइक्लोन प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत कार्य उनकी प्राथमिकता है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जाएंगी। जानकारों का कहना है कि ममता ने चुनावी नतीजों को भांप लिया, इसलिए वेट एंड वॉच के मूड में है। बंगाल में इस बार बंपर वोटिंग हुई, बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि 1 जून की बैठक में इंडी ब्लॉक के नेता पीएम पद के दावेदारों और रिजल्ट के बाद की रणनीति पर चर्चा करेगी। इस मीटिंग में नए सहयोगी दलों की तलाश पर भी बात होगी। ममता इंडी ब्लॉक के साथ भी रही और दूर भी। 23 जून की पहली मीटिंग पटना में हुई, जिसके बाद विपक्षी दलों के गठबंधन और 3 मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। तीसरी मीटिंग के बाद इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अलग राह चुन ली। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद बंगाल में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से खींचतान हुई। ममता बनर्जी ने एक तरफा बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आखिरी बार 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के नेता जुटे, मगर उसमें ममता नहीं आई। जानकारों का मानना है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले विपक्षी दल एक दूसरे की ताकत आंकने की कोशिश करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की जरूरत होगी। जो जितनी सीटें जीतेगा उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिल सकती है। ममता बनर्जी इस गठबंधन की बड़ी स्टेक होल्डर हो सकती हैं, बशर्ते वो बंगाल में 30 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। और ऐसा ही हाल बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का है। इन नेताओं को भी हिस्सेदारी के लिए
लोकसभा चुनाव में रिजल्ट 90% से ज्यादा सीटों के साथ हासिल करना होगा। बंगाल में मुकाबला कड़ा है और इस चुनाव में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मोदी मैजिक, मुफ्त राशन, आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद 400 पार करने का दावा कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए ज्यादा हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। 6 चरणों के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न भी इशारा दे रहा है कि इस बार बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। ममता बनर्जी इन नतीजों को भांप चुकी हैं, इसलिए वो रिजल्ट के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगी। 4 जून को रिजल्ट के बाद क्लियर होगा कि इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली हैं। इसके बाद नेताओं की हैसियत तय होगी। वोटिंग के तुरंत बाद मीटिंग में पीएम कैंडिडेट और सरकार बनाने की संभावनाओं पर बातचीत होगी। साथ में 1 साल में पक्की खिचड़ी की हांडी भी फूटेगी। टीएमसी के रणनीतिकार मानते हैं अब विपक्षी दलों की मीटिंग में उस पार्टी की चलेगी जिसके पास ज्यादा नंबर हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए तोलमोल का रास्ता बंद कर दिया है। दिल्ली में मतदान खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस भीषण गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी ज़रूरत पानी की होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की गाज सबसे पहले पानी पर ही गिरी है। दिल्ली के अधिकांश लोग पानी की कमी से पहले ही जूझ रहे हैं। इस सबके बीच आतिशी मरलेना ने पानी की कटौती का ऐलान कर दिया। जिन इलाकों में सुबह और शाम 2 बार पानी की सप्लाई की जाती थी, अब उन इलाकों में सिर्फ 1 बार पानी दिया जाएगा। फ्री पानी का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब अगर कहीं पानी की बर्बादी देखेगी तो उस पर बड़ा जुर्माना भी लगाएगी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कह दिया है कि जिन्हें 2 टाइम पानी मिलता था, अब उन्हें 1 ही टाइम पानी मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो लोग पानी की बर्बादी करते पकड़े जाएंगे, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आतिशी ने कहा कि पिछले हफ्ते से दिल्ली के कई इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमें और भी कदम उठाने होंगे। जिन इलाकों को 2 बार पानी मिल रहा था, अब वहां 1 बार पानी मिलेगा। हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपनी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर आश्रित है। इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना बंद कर दिया। यमुना का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। 1 मई को यमुना को वजीराबाद में यमुना का जल स्तर 674.5 था। 8 मई यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह गिरकर 672 पर आ गया। लगातार पानी का स्तर गिरता रहा। 20 मई तक यह 671 पर आ गया। आज पानी का स्तर 669.83 पर पहुंच गया। जब हरियाणा यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ती है तो इसका नतीजा यह होता है कि जो पानी दिल्ली की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है, उसकी संख्या घट जाती है। आतिशी ने आगे कहा कि इसी का नतीजा है कि पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इसे कम करने के लिए हमने जिन इलाकों में बोरवेल लगाया था, उनका रनिंग टाइम डबल कर दिया था। वाटर टैंकर की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन पानी का स्तर लगातार घट रहा है। इसलिए हम कुछ और भी कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ दिन में 2 बार पानी की सप्लाई 2 बार आती है, वहाँ अब 1 टाइम पानी सप्लाई मिलेगा। अभी विकट स्थिति है और हरियाणा ने पानी रोक दी है। ऐसे में दिल्ली वासियों को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में हवा खा रहे के कविता को बचाने के लिए के चंद्रशेखर राव ने फोन टैपिंग की साजिश ही रच डाली। केसीआर का इरादा तो बीजेपी नेता बीएल संतोष को भी गिरफ्तार करने का था ताकि वे के कविता को बचाने के लिए बीजेपी के साथ डील कर सकें। तेलंगाना फोन टैपिंग केस में आरोपी पूर्व डीसीपी के कबूलनामा, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर मोइनाबाद फार्म हाउस विधायक सौदेबाजी मामले का इस्तेमाल भाजपा पर समझौते का दबाव बनाने के लिए करना चाहते थे। रिपोर्ट में बताया गया कि केसीआर अपनी बेटी की कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले से राहत दिलाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल करना चाहते थे। राव के कबूलनामे में बताया गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने विधायकों को तोड़ने की साजिश के बारे में जानकारी होने पर इसके तत्कालीन सर्विलांस के आदेश दिए थे और इसके बाद भाजपा नेता बीएल संतोष को गिरफ्तार करने का विफल प्रयास किया गया। हालांकि उनके इरादों पर तब पानी फिर गया जब इस मामले की जांच तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी। राव ने अपने कबूलनामे में बताया कि केसीआर अपनी योजना के विफल होने के बाद काफ़ी गुस्से में थे और राव ने खुलासा किया कि अक्टूबर 2023 में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया टी प्रभाकर राव को तत्कालीन विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने बताया था कि भाजपा में प्रभावशाली होने का दावा करने वाले कुछ लोग उन पर बीआरएस छोड़ने के बाद से भाजपा में शामिल करवाने का दबाव बना रहे थे। पूर्व डिप्टी एसपीडी प्रणीत राय ने
केसीआर के कहने पर कई व्यक्तियों और विधायकों के फोन इंटरसेप्ट किए और एक ऑडियो क्लिप भी दी ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने पुलिस को इस मामले में जाल बिछाने को कहा और निर्देश दिया कि रोहित उनके साथ सहयोग करें। उन्होंने कथित तौर पर 3 और विधायकों को इस मामले में शामिल होने के लिए कहा और इसके बाद रोहित रेड्डी ने 3 लोगों रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हायाजी स्वामी को मोइनाबाद में स्थित एक फार्म हाउस में आने के लिए मनाया और इन्हीं तीनों लोगों को 4 बीआरएस विधायकों को भाजपा में शामिल करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राव के कबूलनामे में कहा गया है कि साइबराबाद पुलिस अधिकारियों की गलती के कारण एक प्रमुख व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग गया। राव ने बताया कि बाद में एसआईटी का गठन किया गया और केसीआर इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा नेता बीएल संतोष को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिससे भाजपा एक समझौते पर सहमत हो जाए और इसका इस्तेमाल अपनी बेटी की कविता के खिलाफ ईडी के मामले से छुटकारा पाने के लिए किया जा सके। दिसंबर 2022 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस आरोपित को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और मामले की सीबीआई को जानकारी दे दी गई। 6 फरवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस साल अप्रैल की शुरुआत में यह बताया था कि 3 पूर्व एसआईबी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान राजनीतिक हस्तियों की जासूसी करने, अलग अलग पार्टियों की नकदी जब्त करने और 30 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी गाड़ियों में नकदी को लाने ले जाने की बात कबूल की थी कि कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपितों में से एक हैं और इस साल मार्च में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लगभग हर दिन कभी मीडिया के सामने आकर तो कभी सोशल मीडिया के जरिए ब्लेम गेम कर रही आतिशी मारलेना के बिना सबूत के आरोपों को सुनकर बीजेपी के कान पक गए तो मारलेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करा दिया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने आतिशी मारलेना को अदालत में हाजिर होकर सफाई देने को कहा है। कोर्ट के इस समन के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में हैं और 2 जून को केजरीवाल का ठिकाना भी जेल ही होगा। कोर्ट ने मारलेना को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये समन दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में भेजा। असल में आतिशी मारलेना कई बार बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इन आरोपों के साथ मारलेना ने यह भी कहा था कि विधायकों को बीजेपी कितने करोड़ का ऑफर कर रही है। मारलेना के आरोपों के बाद बीजेपी ने उससे सबूत मांगा, लेकिन सबूत हो तो देना। बीजेपी ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस और फिर चुनाव आयोग से भी की थी। आखिरकार बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रवीण शंकर का आरोप है कि आतिशी ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने का बुनियादी आरोप लगाया। इसे लेकर उन्होंने मानहानि का केस किया। इस मामले में अब कोर्ट ने केजरीवाल की मंत्री आतिशी को समन भेजा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया। आतिशी की ऐसे वक्त में मुसीबत बढ़ा दी जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता शराब घोटाला मामले में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है और संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी को एक दिन में ही 2 बड़े झटके एक साथ लगे। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 हफ्ते बढ़ा देने वाली याचिका पर सुनवाई तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के मामले में मंत्री आतिशी को समन भेज दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करने के बाद ये संभावना बढ़ गई है कि केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जाना होगा। वहीं पार्टी में दूसरे नंबर पर नेता मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। वहीं 2 साल से सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। स्वाति मालीवाल भी पार्टी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में बदसलूकी की और मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे में बेहद सक्रिय रहने वाली आतिशी को अब कोर्ट ने समन भेजा है। यूं तो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग हो गई, लेकिन अंतिम फेज और चुनाव के नतीजों से पहले ये समन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दिल्ली से लेकर पंजाब तक के एक से एक घोटालेबाज और रिश्वतखोर भरे पड़े हैं। खुद केजरीवाल भी घोटाले की वजह से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सब के बीच अंतिम चरण के चुनाव से पहले पंजाब सरकार के मंत्री बलकार सिंह की वजह से सियासत गर्मा गई है। जनाब का एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी आम आदमी पार्टी को लपेटे में ले लिया। पंजाब में चुनाव के ठीक पहले वायरल हुए इस वीडियो ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। भगवंत मान अपने मंत्री को पद से हटाना नहीं चाहते, पर विपक्ष इस बात पर अड़ गया। पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री बलकार सिंह का कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है।
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने आरोप लगाया कि बलकार के पास एक युवती नौकरी मांगने गई थी, जिसके बाद मंत्री ने उसके कपड़े उतारने पर उसे मजबूर किया, वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें की। बीजेपी ने मंत्री बलकार सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री बलकार सिंह ने आरोपों पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। पंजाब की सभी सीटों पर आखिरी चरण 1 जून को मतदान होना है और इससे ठीक पहले मंत्री बलकार का यह वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मांग करता हूं कि तुरंत बलकार को बर्खास्त करें। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के सिख चेहरों में से एक मनजिंदर सिरसा ने आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री की एक और अश्लील हरकत सार्वजनिक रूप से उजागर हुई। पहले कटारू चक और अब बलकार सिंह। आम आदमी पार्टी के विधायक का अश्लील वीडियो हर पंजाबी को शर्मसार करता है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गुरुओं की, पीरों की भूमि ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिसका कोई चरित्र या ईमान ही नहीं है। मैं माननीय राज्यपाल से आग्रह करता हूं कि वे मंत्री बलकार सिंह को तुरंत बर्खास्त करें। सीएम भगवंत मान पर हमला तेज करते हुए उन्होंने कहा कि क्या वो बलकार सिंह की भी रक्षा करेंगे, जैसे उन्होंने लालचंद कटारू चक के सेक्स टेप सार्वजनिक होने के बावजूद भी उनकी रक्षा की थी। उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी की झोली में और कितने चरित्रहीन विधायक हैं। सिरसा ने पंजाब के राज्यपाल से राज्य सरकार के मंत्री बलकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल बग्गा ने इसकी निंदा की। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से तुरंत इन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की। बलकार सिंह के कथित अश्लील वीडियो पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का भी आरोप। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है। एनसीडब्ल्यू के द्वारा घटना पर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला आयोग एक पोस्ट से गंभीर रूप से परेशान है, जिसमें पंजाब के एक विधायक बलकार सिंह पर अनुचित आचरण का आरोप है। रिपोर्ट की गई हरकतें यदि प्रमाणित होती हैं तो आईपीसी की 354(354)(b के तहत गंभीर उल्लंघन यह है जो सीधे तौर पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। रेखा शर्मा इसकी कड़ी निंदा करती है। इस तरह के व्यवहार त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए 3 दिन में एक व्यापक रिपोर्ट मांग की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2 जून को सरेंडर करने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर डाली और कहा कि मुझे आशंका है कि कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, जांच करवानी है। कोर्ट में याचिका दाखिल होते ही आतिशी सामने आई और केजरीवाल को कैंसर से लेकर किडनी तक की कई बीमारियों के खतरे की लिस्ट सामने रख दी। आम आदमी पार्टी का यह सारा खेल जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कह डाला कि वो इस मामले की फिलहाल सुनवाई नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाया। जस्टिस एएसओ की बेंच ने कहा कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, आपने तब क्यों नहीं मांग रखी। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ही करेंगे, आप कहीं जाइए और सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से साफ है कि अब केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जाना ही होगा। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद ने अपनी मर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए टेस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का जोखिम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घट गया। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल बढ़ा है, लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हैं। मैक्स के डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस दौरान कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख अपनाने की छूट दी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया। वे अभी जेल में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, छूट गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत उन्हें मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2014 से लेकर 2024 तक हर चुनावी हार और चुनाव के पहले एक न एक बार ईवीएम को अपने निशाने पर लेता है, टेम्परिंग के आरोप लगाता है, ईवीएम की जग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, मुंह की खाता है और फिर ईवीएम चिल्लाता है।
इस खेल में कांग्रेस अखिलेश लालू पवार से लेकर ममता तक सभी शामिल हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, जिसका खुलासा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया कि आखिर किस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस के अफसर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को बदलते हुए पकड़े गए। अमित मालवीय का कहना है कि पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान समाप्त होने के बाद एक स्ट्रांग रूम में वहां के एडिशनल एसपी सीसीटीवी कैमरा हटाने और ईवीएम बदलने की कोशिश करते पाए गए। तभी विष्णुपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सौमित्र खान वहां पहुंचे और रंगे हाथों पकड़ लिया। बीजेपी का कहना है कि अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ममता बनर्जी अब ईवीएम ही बदलने की साजिश रच रही हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घटना के वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि चौंकाने वाली घटना में विष्णुपुर के एडिशनल एसपी नाम औपचारिक शिकायत भेजा गया है। आईसी के साथ सीसीटीवी कैमरास हटाने और ईवीएम बदलने की कोशिश करते पाए गए। तभी हमारे उम्मीदवार सौमित्र खान पहुंचे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, इसलिए अनैतिक तरीके से सहारा ले रही हैं। लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है बिष्णुपुर में। यहां तलाकशुदा कपल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आमने सामने हैं। दोनों उम्मीदवार यहां की पेयजल समस्या और खस्ताहाल सड़कों की समस्या दूर करने का वादा कर रहे हैं। बिष्णुपुर लोकसभा सीट से सौमित्र खान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और उनकी तलाकशुदा पत्नी सुजाता मुंदाल तृणमूल कांग्रेस से टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। बिष्णुपुर से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे सौमित्र खान ने 2014 में 45% वोट हासिल किए थे। इसके मुकाबले पिछले चुनाव में उन्होंने 46.25% वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 78,000 मतों के अंतर से हराया था। इस बार बिष्णुपुर सीट पर सौमित्र खान का मुकाबला उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मुंदाल से है, जो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।